अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात ये कोई नई ख़बर नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम 9/11 के वाक़यात के बाद ख़ास तौर पर इसको बर्दाश्त कर रही है। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ये 9/11 जो कुछ भी था इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। अफ़गानिस्तान में अगर कोई बैठा कर रहा था तो ये वो लोग थे जिनको ज़्यादातर अमेरिका ख़ुद अफ़गान जहाद के दिनों में रूस के साथ लड़ने के लिए मुख्तलिफ़ अरब मुल्कों से लेकर इस खिते में आया था। जिन लोगों ने 9/11 किया था वो भी अमेरिका में बैठे हुए थे। अगर उसके अंदर उसामा ने बैठ के कोई प्लान किया था या उसकी कोई मनसूबाबंदी थी तो वो भी दूर था अफ़गानिस्तान में, कहीं दूर दूर तक कहीं पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन उसके बाद टेररिज़म बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फैल गया। सिर्फ ये नहीं हुआ कि वो लोग जो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए थे उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई, बल्कि वो मुसल्लह जत्थे जिनको जैश कह लें, लश्कर कह लें, सिपाह कह लें या किसी और नाम से वो तंजीमें जो जिहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में मार्ज़ वजूद में आई थी, उसको बाद में इंडिया ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए और क्योस फैलाने के लिए बहुत सारे जो वाक़यात पाकिस्तान में हुए, जिसमें पाकिस्तान की एयर बेसिस को अटैक किया गया, पाकिस्तान के जहाज़ों को अटैक किया गया, तो GHQ के ऊपर हमला हुआ। तो ये हमले ऑटोमेटिक नहीं थे हो गए, इसके पीछे कहीं ना कहीं बैठा हुआ कोई अजीब दोवल काम कर रहा था। अभी भी जो वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, कहीं BLA का जिक्र आता है, कहीं किसी बलोच इंसर्जेंट ग्रुप का जिक्र आता है या कहीं TTP पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होती है, तो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो इंडिया है, भारत है, जो पाकिस्तान के अंदर कई लोगों की असैसिनेशन भी करवा चुका है। जैसे उन्होंने कनाडा में करवाई, जैसे उन्होंने अमेरिका में करवाने की कोशिश की, तो वैसे वाक़यात में पाकिस्तान में भी मुलव्वस है। आज एक पाकिस्तान के DG-ISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक इंटरव्यू दिया है अल जज़ीरा को, जिसमें किस तरीके से इंडिया का रोल है इन दहशतगर्दी के वाक़यात में। ये रियासती दहशतगर्दी है, ये दुनिया दहशतगर्दी के वाक़यात को जिक्र करती है, पाकिस्तान के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती नहीं, लेकिन पाकिस्तान में उन नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र होता था जो यहाँ से बैठकर जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में, जिसको बाद में हमने ख़ुद भी बड़ा भुगता है, वो यहाँ से पाकिस्तानी सरज़मीन इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान ने 9/11 के बाद उनके ख़िलाफ़ बहुत मौसर कार्रवाइयाँ की कि उनको काबू पाया जा सके। लेकिन इंडिया का रोल डिफरेंट है। इंडिया का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, भारतीय रियासती दहशतगर्दी है। जिस सिख रहनुमा को कनाडा में कत्ल किया वो इंडियन स्टेट ने किया, और जिसको अमेरिका में करवाने की कोशिश की वो भी इंडिया की गवर्नमेंट ने करवाने की कोशिश की। और पाकिस्तान की सरजमीन पर भी चंद एक वाक़यात जो सामने आए हैं, उन वाक़यात के भी पीछे भारतीय रियासत है। एक दूसरा जो बड़ा इशू है कि इन वाक़यात पाकिस्तान या इस खित्ते के अंदर जब बदअमनी का जिक्र आता है, पुलवामा में, तो उसके बाद में भी मैं बहुत दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि उसके वक्त भी इसराइल और इंडिया दोनों इकट्ठे थे पाकिस्तान के ऊपर। जो भी वाक़या हुआ था पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक वाला, उसमें भी इन दोनों का जॉइंट वेंचर था। पहलगाम दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, दोबारा पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर भारत हमला हुआ, दोबारा ये दोनों इकट्ठे हैं। तो बहुत दफ़ा ये सवाल भी उठता है कि क्या पाकिस्तान अगला निशाना बनने वाला है। हमारे साथ आज पैनल में जो मोहतरम मेहमान शामिल हैं उसमें आबिद शेर अली साहब हैं, रहनुमा हैं PMLN से, और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हैं। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो ईरान के सफ़ीर पाकिस्तान में डॉक्टर रज़ा मुक़द्दम वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। आबिद साहब, पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो DG-ISPR का इंटरव्यू है जिसमें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय रियासत के मुलव्वस होने का जिक्र है, आप तो ख़ुद हुकूमत में, आपका रिएक्शन क्या है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, इसमें कोई दो राह नहीं है। जो भी कोयटा ट्रेन का वाक़या हुआ, मुतअद्दिद बलूचिस्तान में जो वाक़यात रूनुमा होते हैं उसमें कोई ढकी छुपी नहीं कि रॉ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है थ्रू अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो इंसर्जेंसी होती रही है माजी में। पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे उसमें बिलाशुबा रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, और इसके शायद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और माजी में भी जो चंद माह पहले भारत के ज़रिए दुनिया ने एक पाकिस्तान में एडवेंचर करवाया, जिसमें फिर अल्लाह के फजलो करम से हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो ज़मीनी है, बहरी है, फ़ज़ाई है, हर लिहाज से हमारी अल्लाह के फजलो करम से जो मुसल्लह फ़ौज है पूरी दुनिया में माहिर है, और उन्होंने अपना लोहा मनवाया। और इसमें जो अभी पहलगाम का जो वाक़या हुआ, इससे रिलेटेड जितने भी आप नथी कर लें, उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि हम एक टेररिस्ट स्टेट है। वो
हर जगह उन्होंने पिन पॉइंट किया, लेकिन अल्लाह के फजल से ना पाकिस्तान ने सिर्फ ये इस दाग को भी धोया, और दुनिया में जो ये पहली मरतबा हुआ पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, हमारे मीडिया खराज तहसीन के काबिल है, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, हमारे लॉयर, दुनिया, हमारे जो भी तबका ज़िंदगी है वो अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़ा था। तो यही कौमें आगे बढ़ती हैं जिनकी कौम उनके सिपा सलारों, उनकी मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हो। तो आपने देखा मलिक साहब, फिर वो दिन चढ़ा, वो सूरज निकलने से पहले पहले भारत को सरेंडर करना पड़ा, अमेरिका को इन्वॉल्व उनको करना पड़ा कि जी हमारी जान छुड़वाएं। और दुनिया कह रही है कि वो जो डॉग फाइट हुई एयर में, वो उसमें एक तरफ 80-70 के जहाज़ थे, इधर 40 जहाज़ थे, अल्लाह ताला ने उसमें भी हमें फतह दी। और उसके बाद जिस पर वो ज़्यादा गरूर करते थे अपने जहाज़ों पे, अल्लाह ने उनको नीस्तो नाबूद करवाया। और मलिक साहब, ये हमारी सबसे बड़ी फतह है कि जब कल परसों उन्होंने आपने डिस्क्लोज़ किया कि जो उनकी कैजुअलिटीज़ हुई, जो उनके लोग मरे इस जंग के अंदर, तो उनको पता चला जब, क्योंकि उन्होंने कंपनसेट करना था, इससे वो एक्सपोज हुए, जो वो झूठ बक रहे थे बड़े दिनों से, वो अपने लोगों के सामने भी एक्सपोज हुए। तो ये मैं समझता हूँ हमारी एक कलेक्टिव एफर्ट्स थी। एक कमोडोर खालिद चिश्ती साहब को भी शामिल कर लें। एक कमोडोर साहब, आज एक जर्नलिस्ट किसी ने पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने, मैं इस टॉपिक की तरफ वापस आऊँगा, इंटरव्यू की तरफ, लेकिन अभी क्योंकि आबिद शेर अली ने जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ मार गिराए, तो एयर चीफ को उन्होंने कहा, कोट किया हुआ है कि मेरी पाकिस्तान के एयर चीफ से बात हुई तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने जब इंडिया के साथ ये जंग चल रही थी तो उनका पूरा जो सेटेलाइट के साथ डाउन लिंक था उसको भी बंद कर दिया, उनकी कम्युनिकेशन भी ख़त्म कर दी, और 4 राफेल, उसने जिक्र किया दोहरा के जोर दे के कि 4 राफेल पाकिस्तान के एयर चीफ ने कहा कि हमने मार गए। ये थोड़ा सा वजाहत करें कि हमने राफेल गिराए कितने हैं, थोड़ा सा, कभी 6 आ जाती है, कभी 7 तादाद आ जाती है, एग्जैक्टली क्या नंबर क्या है जहाज़ों का? बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने इनवाइट किया है, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपने किया है कि वो कभी 4 हो जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं। हमने तो जिस पे एक दफ़ा अनाउंस किया था, हम उस पर इसलिए स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमने इसको ग्राउंड रैकेट से कनेक्ट किया था। बहुत सारी फिगर्स अभी भी चल रही हैं जो ऑब्वियसली मीडिया पर कि शायद ये 8 हैं या 9 हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स डे 1 पे जब ये उस रात को ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था, मुझे जो इनपुट मिली थी पाक फिजाइया से, उसी वक्त जब अनाउंस किए गए तो हमने तो 6 से 5 कर दिए थे। कहने के बाद 5 इसलिए किए थे कि हमें ग्राउंड रैकेज कंफर्म नहीं हो रहा था चाटे का। तो हम तो अभी भी ऑथेंटिसिटी पे चल रहे हैं, हम किसी उस पे नहीं जा रहे, परसेप्शन पे नहीं चल रहे। लेकिन मैं प्रिव्यू नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं, जो वॉरेन ने कहा है, जो अपने इसमें एक ट्वीट पे शायद कहा है उसने कि नहीं वो एयर चीफ ने कंफर्म किया, बट वो मैं अभी कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा अभी कंफर्मेशन पाक फिजाइया से दुरुस्त है, लेकिन अच्छी स्टेटमेंट है। मुझे तो पढ़ के बड़ी खुशी हुई है कि हम पहले कहते थे कि 6 हमने भारतीय जहाज़ मार गए हैं जिसमें 3 राफेल शामिल हैं, तो अब एयर चीफ को आज उसने, वो वॉरेन एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से बाहर है, गैर मुल्की हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, एयर चीफ ने कहा 4 राफेल गिराए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया की भी सुखी है और राफेल कंपनी भी सोचे कि आइंदा से इंडिया को जहाज़ देना है कि नहीं। सर, लेकिन मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये जो टेररिज्म वाले वाक़यात और अजीत डोवल की एक स्ट्रेटजी है, ये डॉक्ट्रिन उसकी यही है, वो कहता है कि इसको जितना दुश्मन की वो खून रेजी कर सकते हैं ना उतनी करें, उसका अप्रोच ही यही है, और पूरी दुनिया के अंदर वो उसको फॉलो कर रहे हैं। कनाडा का वाक़या हमारे सामने, अमेरिका का अटैम्प्ट हमारे सामने, और भी सिख रहनुमाओं को मारने की जो कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने असैसिनेशंस करवाई और वो तकरीबन को 20 के करीब अफराद हैं, कम तादाद भी नहीं है। हमें इसके ऊपर पूरी दुनिया के सामने खुल खिला के एक बयानिया लेकर जाना चाहिए, जैसे ये आज इंटरव्यू है, इसकी पूरी डिटेल्स के साथ जाना चाहिए। बाज़ चीज़ों को आपको एक डोजियर की शक्ल में ना वेल डॉक्यूमेंटेड अंदाज में दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। ये जो इंडियन स्टेट टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर आपको पूरी तफसील के साथ ना अच्छी डॉक्यूमेंट्स पूरी करके तफसील और उनका रोल और उनके जो कम्युनिकेशन आप इंटरसेप्ट करते हैं, पूरी इंटेल लेकर दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए। वर्ल्ड कैपिटल्स में पूरी डिटेल्स पड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल नदीम मलिक साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और इसी स्ट्रेटजी पर अमल भी हो रहा है। आपको पता है रिसेंट पास में हमारे जो बिलावल भुट्टो की सरबराही में हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके और तमाम जो पॉलिटिशियन हैं उनकी कंपोजिशन में एक डेलीगेशन भेजा, जो यूरोप में भी गया, यूएन गया, यूएस गया,
और एक्सपोज किया और डॉक्यूमेंटेड एक्सपोज किया, ये नहीं कि वर्बली काम किए। उस पर हमें अपनी जो एम्बेसीज़ हैं जहाँ जहाँ पे भी हैं उनके थ्रू भी हमें डोजियर बनाकर, जो आपने बिल्कुल बात सही निशानदी की है, हमें ज़्यादा प्ले करना चाहिए क्योंकि ये हमारा राइट है और हम पर अटैक हुआ है, हम विक्टिमाइज हुए। हमने फिर दुनिया को अपने साथ मिलाया, इसमें मलिक साहब दुनिया को मिलाकर हमने भारत की फिर अल्लाह के फजल से ईंट बजाई। और पाकिस्तान इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जो हमारी जो स्ट्रेटजी है वॉर, इट्स अ पार्ट ऑफ द वॉर स्ट्रेटजी, तो हम अकॉर्डिंगली उस पर अपने चीज़ों पर अमल दरामद हो रहे हैं। और ये जो शवाहिद है जो बैनुल-अक़वामी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि ये वो टेररिस्ट हैं जो विद इन द कंट्री और वो विद इन द पाकिस्तान के विसिनिटी के अंदर, जो पाकिस्तान के हदूद है उसके अंदर ये दहशत गर्दी करते हैं, कभी बलूचिस्तान में करते हैं, कभी कहीं करते हैं। तो हमारे पास तो शवाहिद मलिक साहब मौजूद है और ये हमारा जो डेलीगेशन गया है इस पर हमें बड़ी कामयाबी हुई और हमने दुनिया के ज़हन को साफ़ किया और दुनिया में फिर मलिक साहब हमारी अल्लाह के फजल से इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है। जो स्किल है हमारी फोर्सेस की, वो दुनिया ने लोहा माना इन चीज़ों का, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी आर्म फोर्सेस। सही है। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब से भी इस पे बात कर लें। एयर कमांडर साहब, ये जो दूसरा DGISPR के इंटरव्यू का हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमें कोई निशाना नहीं बना सकता, तो बहुत सारे लोग वो भी हैं तजिया निगार जिनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान को निशाना बनाने की ख्वाहिश तो मौजूद है, अब वो कैसे वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे मालूम नहीं है। तो आपका तजिया क्या कहता है इसके ऊपर? मलिक साहब, ये जो ख्वाहिश है ना, ये कोई 40-50 साल पुरानी ख्वाहिश है और मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ थोड़ी ऑथेंटिसिटी ऐड करने के लिए कह रहा हूँ कि जब मैं नौजवान फाइटर पायलट था तो जो कौका का न्यूक्लियर प्लांट था, मैंने कोई 5 साल तक एयर डिफेंस अलर्ट ड्यूटी की हुई है। नूर खान एयरबेस, जो अब नूर खान है, सब चिकलाला एयरबेस होता था, उस वक्त हमें यही थ्रेट थी कि हमें हमारा न्यूक्लियर प्लांट जो सकोटा बाउंड्री थी उस पर हमला होगा और एक तरफ से नहीं होगा, 2 तरफ से होगा और दोनों तरफ आप खुद गेस कर सकते हैं मैं किन की बात कर। और ये आज का नहीं है, ये 40-45 साल पुरानी बात। पहली तो ये क्लियर करें। और दूसरी बात ये है कि उस सब से लेकर आज तक कोई अटेम्प्ट्स हुई है, कोई कामयाब नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। वजह क्या थी? इसलिए नहीं कि हमारे दुश्मन नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला के बाद हमारा रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग था और हमने ये तहिया किया हुआ था। उस वक्त ही हमें जब बताया गया था कि हमने न्यूक्लियर प्लांट हर कीमत पर बचाना है और अगर किसी ने हमला किया तो फिर वो अपना नहीं बचा पाएगा। तो ये डेटरेंस हमने, जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट में कहता होता हूँ, कि वो हमने पहले से डिक्लेयर की हुई। और आज भी जो DGISPR ने वही कहा है, आपने गौर किया होगा कि इतने खतरनाक नतीजे जो दुनिया शायद बर्दाश्त ही नहीं कर सके, जिसका मतलब ये है कि दुनिया को रोकती ही यही चीज है, आपकी कैपेबिलिटी नंबर 1 और रिजॉल्व नंबर 2। तो ये जब दोनों मिल जाती हैं तो आप वाकई इस काबिल हो जाते हैं अल्लाह ताला के फजल के बाद कि आपको हिम्मत नहीं करता। और ये 45 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, आज की तो बात ही नहीं कर रहा। ये खतरा जाहिर आज भी कायम है और आज भी जो खतरा टला हुआ है या रुका हुआ है और रुका रहेगा इंशाल्लाह ताला, वो हमारे इसी वजह से, जैसे मैंने कहा कि हमारे रिजॉल्व की वजह से, कि कोई अंडर एस्टिमेट ना करे कि हमें हिट करके फिर वो अपनी हिट से बचा सकेगा अपने। अच्छा एयर कमांडर साहब, अभी मैंने ईरानियन एम्बेसडर से भी इस पर सवाल पूछा, लेकिन आपसे भी पूछ लूँ, क्यों नहीं पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और टर्की, ये बड़ी मुस्लिम दुनिया की ताकतें हैं, हाथ मिलाते हैं और चाइना इस इलाके में एक पावर है उसके साथ लेते हैं और मिल के अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाएं, जॉइन हैंड्स। दुश्मन का मुकाबला करना है तो हाथ मिलाने पड़ेंगे आपस में। ये आपने एक पिछले प्रोग्राम में भी बहुत एक जिसको कहते हैं ना, एक नोबल आइडिया दिया था कि इस रीजन के लोग क्यों नहीं मिल जाते आपस में। रियलाइज कराना चाहिए कि हमारी पावर आपस में अगर हम यूनिटी कर लें तो एक्सटर्नल थ्रेट से बहुत सारे बच सकते हैं। बदकिस्मती ये है कि जो आप एक ख्वाहिश करते हैं उसकी बहुत सारी ऑब्लिगेशन और बाइंडिंग भी होती है। इसलिए कि जब आप मुल्कों का नाम लेते हैं तो बहुत सारे मुल्कों की ऑब्लिगेशन, नेशनल इंटरेस्ट प्लस एक स्टेक्स होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ जो आपको रोकते हैं। हम ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं ले सकते? चाइना लेता है, 20% डिस्काउंट पर ले रहा है, हम क्यों नहीं ले सकते? बहुत सारे मुल्क क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर्स इतने होते हैं। और आप उन मुल्कों को जो भी इस तरह का एक रीजनल बनाते हैं, फॉर्मेशन बनाते हैं या एक इंटीग्रेशन करते हैं, वो बहुत सारी जो दूसरी ताकतें होती हैं जो नहीं चाहती कि उधर खड़े हो, वो अपनी स्ट्रिंग पुल करना शुरू कर देती हैं। अपने अपने जॉब के साथ स्टेक होते हैं उनके, चाहे वो ट्रेड की शक्ल में हो, चाहे मिलिट्री हार्डवेयर की शक्ल में हो, चाहे किसी और फैसिलिटेशन के सेंस में हो ग्लोबली। तो आई थिंक ये वो फैक्टर अगर ग्राउंड चेक करें या ग्राउंड रियलिटी को ज़हन में रखें
तो वो फैक्टर शायद विश लिस्ट बड़ी है, नोबल कॉज बहुत अच्छा है और बड़ा इफेक्टिव होगा अगर इतनी कॉमन इंटरेस्ट अगर बजाय एक दूसरे को डाइवर्जेंट या स्टैंड लोन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो कन्वर्ज करें तो आइडियल है। आपने देखा है कि चाइना पाकिस्तान की क्या सपोर्ट की है पिछले 43 सालों में। एक वाहिद फाइटर जहाज अगर पाक फिजाई ने लिया सिर्फ चाइना से लिया 43 सालों में, जबकि उधर देखें इंडिया की तरफ जो वो कहते हैं उन्होंने 4 मुल्कों से मदद ली है, लेकिन वो क्या हमें रहे हैं कि हमारे खिलाफ चाइना भी पाकिस्तान आ गया था, वहां पे वो फ्रांस से लाफेल ले लेते हैं, वो रशिया से S-400 ले लेते हैं, वो ड्रोन ले लेते हैं इसराइल से, वो चिनूक हेलीकॉप्टर C-130 ले लेते हैं अमेरिका से, लेकिन हमने तो नहीं कहा कि 4 मुल्कों के खिलाफ हम लड़ रहे थे। तो ये इंटरेस्ट ऑब्वियसली एक चाइना ही नहीं बर्दाश्त हो रहा, खासतौर पर हिंदुस्तान से आप नोट कर लें, तो बाकी ऑब्वियसली लेकिन वो खालिद साहब जब इंडिया के वो डिप्टी एयर चीफ का जिसका आप हवाला दे रहे हैं, आबिद शेर अली साहब से भी पूछते हैं, अब वो डिप्टी एयर चीफ ने तो उनके जो मिलिट्री चीफ हैं, एयर चीफ है, उन्होंने तो नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान, चाइना और टर्की इकट्ठे थे। तो मेरा तो सवाल यह है कि वाई नॉट पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, टर्की एंड चाइना। चाइना के पास वो टेक है, पाकिस्तान बना सकता है, ईरान और टर्की और सऊदी अरब साथ आएँ तो मिल के इकट्ठा अपना दिफा मजबूत करें। आबिद साहब। बिल्कुल मलिक साहब, आपने मेरी भी सोच है इसमें, बल्कि पाकिस्तान, ईरान, टर्की, रशिया, चाइना और हमें इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ मिलकर हमें बिल्कुल रीजनल कोऑपरेशन और एक अपना ब्लॉक बनना चाहिए, जिससे हमें अपने मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखना चाहिए और मुल्की मफादात को ही आगे। अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब अभी गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जिस अंदाज से फ़ॉरेन डिप्लोमेसी की और जो फ़ॉरेन लीडर्स थे उनके साथ इज़हार यकजहती किया, तो इसका इम्पेक्ट पड़ता है। और आप बिल्कुल हमें इन बुनियादों पर सोचना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, टर्की, रशिया, चाइना और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर हमें बिल्कुल अपनी जो बुनियादें हैं उन्हें मजबूत से मजबूत बनाने की तरफ हमें गौर व खौस करना चाहिए। देखें, ज़ाहिर रिस्पेक्टिव रिलेशन है हमारे अमेरिका के साथ होंगे, लेकिन इस वक्त हमें अपने पाकिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक हमारे पार्टनर्स हैं, उनका जो हमारे अलाइज़ हैं, जो हमारे मुश्किल जो टेस्टेड टाइम में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, हमें बिल्कुल बैठकर उन मामलात में बात शायद बैक चैनल से होनी भी शुरू हो गई हो, तो हमें इस पर बिल्कुल तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहिए, ताकि हम अपने रीजन को नापाक इरादों से, दूसरे जो अज़ाइम हैं लोगों के, पाकिस्तान समेत दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ को हर्ट करना चाहते हैं, उनको रोका जाए। बिल्कुल सही है। और इसमें ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, नोबल उसमें जो ऑब्जेक्टिव है सारे ममालिक का वो एक ही होना चाहिए, अपने बॉर्डर का दिफा करना, अपने मुल्कों को महफूज करना। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हाथ मिलाना चाहिए, किसी के ऊपर हमला करने के लिए। पाकिस्तान महफूज रहे, इसके अंदर कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस ना हो, सऊदी अरब महफूज रहे, उसके ऊपर किसी के नापाक अज़ाइम ना हो, टर्की, ईरान और चाइना के साथ कोऑपरेशन करें और आगे बढ़े। ये हमने सारे सवालात ईरानियन एम्बेसडर से भी पूछे हैं, डॉक्टर रज़ा मीरी मुकद्दम जो हमें वेरी शॉर्टली हमारे साथ होंगे। लेकिन आपको एक DGISPR का एक और स्टेटमेंट है जो ईरान के हवाले से ताउन किया, पहले सुन लें कि पाकिस्तान ने क्या ताउन किया, उसके बाद ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापसी पे ईरानियन एम्बेसडर से सुनेंगे कि वो पाकिस्तान के ताउन के ऊपर क्या कहते हैं। एक्सीलेंसी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो 12 रोज़ा जंग थी, इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के जज्बात ईरान के साथ थे। पाकिस्तान के रोल को एज ए होल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी रियासत के किरदार को आप कैसे देखते हैं? जो 12 रोज़ा जारहियत थी सिहूनी हुकूमत की तरफ से, इसराइल की अमेरिका के कोऑपरेशन से और उसके बाद अमेरिका की पार्टिसिपेशन से, उस दौरान पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम मुकम्मल तौर पे इस्लामी जमहूरिया ईरान को डिप्लोमेटिक सतह पे सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, फ़ॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने शदीद तीन अल्फाज में सिहूनी हुकूमत की जारहियत की और अमरीकी जारहियत दोनों की मज़म्मत की। और पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब UN सिक्योरिटी कौंसिल में
इसके साथ IA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वो मुकम्मल तौर पे अपना वोट भी दे रहे थे जब जहां में ज़रूरत होती थी, और जो स्टैंड चाहिए होता था वो वहां पे एक फर्म स्टैंड भी लेते थे। मैं इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सेनेट है, पाकिस्तान की कौमी असम्बली और बाकी असम्बलीज़ ने जो हमारे हक़ में करारदादें पेश की, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मौके पे हमें सपोर्ट किया। शायद कोई हादसा भी इतना मौसर ना होता कि दोनों ममालिक उसके बाद एक दूसरे के इतने नज़दीक आते। ना सिर्फ ये कि दोनों मुल्कों की आवाम बल्कि दोनों मुल्कों की हुकूमतें भी एक दूसरे के और नज़दीक आई हैं। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारी जो पार्लियामेंट है उसने भी पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगा के, हमारे पार्लियामेंट के नुमाइंदगान ने और वहाँ पे हमारे सदर ने पर्सनली पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और शुहदा की जो तशय्युए जनाजा ईरान में हुई, वहाँ पे ईरान के परचम के साथ साथ लोगों ने पाकिस्तान के परचम भी थामे हुए थे, और इस तरह से वो पाकिस्तान के साथ की तरफ से जो सपोर्ट किया गया है उसको सिंबॉलिकली जो है उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान दो ऐसे मुल्क हैं कि एक रूह और दो बदन हम इनको कह सकते हैं, और एक दूसरे के साथ वो गमी और खुशी में हमेशा साथ रहे हैं। मैं इस लिहाज से पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टीज़ का, पाकिस्तान के जो दीनी हल्के हैं उनका और पाकिस्तान के मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सफ़ीर साहब, बहुत सारे जो मुबस्सरीन हैं उनका ख्याल है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना, टर्की, इनको मिल के अपने दिफा मजबूत करने के लिए आपस में हाथ मिलाना चाहिए। तो क्या ऐसे इम्कानात हैं कि ईरान, सऊदी अरब, टर्की और चाइना मिल जाएं और अपने दिफा को मुश्तरका तौर पर मजबूत बनाएं? हमें ये देखना होगा कि इन ममालिक को कौन से इस वक्त थ्रेट्स का सामना है और कौन से चैलेंजेस का सामना है। देखिए, इस वक्त सिहूनी हुकूमत की ये स्ट्रेटजी है और उन्होंने इसको एज ए हिकमत अमली अपनाया हुआ है कि वो इस इलाके की एक बरतर ताकत के तौर पे अपने आप को में जो है वो रखना चाहते हैं, और इस हवाले से अमेरिका और यूरोप उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका ये रिज़ॉल्व है कि वो सिहूनी हुकूमत को इस इलाके का चौधरी बनाना चाहते हैं। अगर ये अलायंस आता है तो मैं समझता हूँ कि वो किसी भी इस इलाके में किसी मुल्क को ताकतवर होता नहीं देख सकते और उसकी पोटेंशियल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ये एक दूसरे के साथ मिल के एक अलायंस बना सकते हैं, और पिछले अदवार में मुमकिन है कि इनमें से बाज़ ममालिक के आपस में कोई गिले शिकवे हों, लेकिन अब इस वक्त हम सब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और जो आखिरी जो स्ट्रेटजी हमारी हो सकती है ये है कि हमें इस हवाले से एक दूसरे के साथ मिलजुल के इस काज को लेके आगे बढ़ाना होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान और तुर्की अगर आपस में मिल जाएं तो दुनिया की कोई ताकत भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं, ईरान के पास तेल और गैस के वसी ज़खायर हैं और दुनिया में गैस और तेल को मजमूई तौर पे वो पहले नंबर पे आता है, और तुर्की जो है वो इंडस्ट्री में और उसकी जो इलाके में स्ट्रेटजिक और जोग्राफियाई लोकेशन जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो यूरोप का दरवाज़ा है, और सऊदी अरब का पोटेंशियल भी बहुत वसी है, और अगर इनके पीछे उसके साथ चाइना आ जाता है तो ये एक बहुत अच्छा अलायंस जो है वो बन सकता है, और इसके लिए पोटेंशियल भी मौजूद है और उसकी ग्राउंड्स भी पाई जाती हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी जो अलायंस बनता है उसमें ये देखा जाता है कि कौन से थ्रेट्स जो है इन ममालिक को हैं, लिहाजा वो अपने थ्रेट्स को भी देखेंगे, अपने मफादात को भी देखेंगे, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम में जो जिन ममालिक का जिक्र किया हमने, जो 5 ममालिक हैं, इनके में 0% इख्तलाफात हैं, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है और एक दूसरे के साथ इनके बेहतरीन तल्लुकात हैं, लिहाजा एक बहुत अच्छा ये अलायंस बन सकता है। सफ़ीर साहब, एक तरफ तो अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा था और साथ हमला भी कर दिया, लेकिन अब ये सीज़ फायर की दरख्वास्त किसने की थी? जब ट्रंप साहब दोबारा आए तो उन्होंने
अगरचे उनका जो साबका हिस्ट्री थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने हमारे एक बहुत नेशनल हीरो कमांडर सरदार सुलेमानी को शहीद किया था, लेकिन और वो हमारे ऐसे कमांडर थे जिन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी नुमायाँ खिदमात अंजाम दी थी। लेकिन हम इलाकाई सतह पर किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहते थे, लिहाजा जब ट्रंप ने दोबारा मुज़ाकरात की हमें ऑफ़र की, हमने उन मुज़ाकरात को ऑफ़र को तस्लीम किया और मुज़ाकरात शुरू हो गए। और इस हवाले से मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके थे और इन 5 दौर अदवार में बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स पे हम पहुंच चुके थे और हम रिज़ल्ट के करीब थे। लेकिन इससे पहले कि छठा दौर 15 जून को मस्कत में हो, उससे 2 दिन पहले 13 जून को जुमे वाले दिन अमेरिका के इशारे पे इसराइल ने हम पे शब खून मारा और दहशतगर्दी की एक कार्रवाई में हमारे जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको शहीद किया जो कि आराम कर रहे थे, और उसके साथ साथ हमारे साइंसदानों को शहीद किया। बहुत सारी हमारी शहरी आबादी और जो रहायशी बिल्डिंग्स थी उनको नुकसान पहुंचाया, और हमारे जो बेगुनाह बच्चे और ख़वातीन हैं और बूढ़े लोग हैं उनको शहीद किया। और उसके मुकाबले में जब हमारे मिज़ाइलों ने उनको जवाब दिया तो इसराइल की जो सड़कें हैं वो गज़ा का नक्शा पेश कर रही थी, और जब अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ जारियत की तो अमेरिकी जारियत का जवाब भी हमने अमेरिका की जो सबसे बड़ी एयर बेस थी इस एरिया में उसको हिट करके जवाबी कार्रवाई करके उसका जवाब दिया गया। उसके बाद अगली रात ट्रंप ने अमीर कतर के ज़रिए सीज़ फायर की दरख्वास्त की। हमने उनको जवाब दिया कि हमने आपके ख़िलाफ़ कोई जारियत नहीं की, जब आपकी जारियत ख़त्म हो जाएगी हम भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस वक्त हमारी उनके साथ जंगबंदी चल रही है, ये सिचुएशन है। आई हैव वन क्वेश्चन अबाउट द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका ने कहा कि उसने 3 साइट्स के ऊपर हमला किया है और वो B-2 के जो बॉम्बर्स हैं उन्होंने 30,000 पाउंड वजनी बम उसके ऊपर कराए। उससे पहले इसराइल हमला कर रहा था। तो पाकिस्तान तो मजम्मत करता है ईरान के इस्फहान हो या फरदो वाली फैसिलिटी हो या नतंज वाली फैसिलिटी हो उसके ऊपर जो हमला किया गया, लेकिन अब उस न्यूक्लियर प्रोग्राम की करंट स्टेटस क्या है? क्या ईरान का वो प्रोग्राम महफूज है? क्योंकि साइंटिस्ट भी शहीद किए गए और प्रोग्राम के ऊपर जहाँ साइट्स थी उसके ऊपर बमबारी भी की गई। क्या प्रोग्राम अब महफूज है ईरान का? देखिए, मैं ईरान में नहीं था, लिहाजा मैं कोई एग्जैक्ट असेसमेंट इस हवाले से नहीं दे सकता, और इस हवाले से जो फाइनल ओपिनियन है वो एक्सपर्ट्स दे सकते हैं जो कि हमारे एटमी तवानाई एजेंसी के एक्सपर्ट हैं। और जिस तरह से वहाँ पे तबाही हुई है अभी तक मैं नहीं समझता कि वो भी अपनी किसी असेसमेंट तक पहुँच चुके हों। वो एक मुकम्मल असेसमेंट वो भी अभी नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप अमेरिका और इसराइल के दावों को देखें, वो तो कहते हैं कि हमने बहुत जो है वो सीरियस नुकसान पहुंचाया है और भारी नुकसान पहुंचा है इस हवाले से। और उनके दावे ये भी हैं कि हम गुज़िश्ता 15 सालों से इस हवाले से एक्सरसाइजेस कर रहे थे और उस तरह के बम बना रहे थे कि जो नीचे तक पेनिट्रेट करके इन तनसीबात को तबाह कर सकें। अगर उनकी बात जो है अगर हम दुरुस्त मान लें तो फिर तो उनको सीरियस डैमेज हो सकता है। और ट्रंप साहब की तरफ से भी ये दावा किया गया है और सिहोनी हुकूमत की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि हमने वहाँ पे एक जो है वो बड़ा नुकसान इन तनसीबात को पहुँचाया है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितना नुकसान इसको हुआ है। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने हमारे एटमी साइंसदान जो है उनको शहीद किया है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने तो हमारे कमांडर्स को भी शहीद किया था और वो ये सोच रहे थे कि हमारे कमांडर्स को शहीद करने के बाद अगले दिन ईरान कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन आपने देखा कि अगले दिन दोपहर तक न्यू कमांडर्स जो है वो अपॉइंट हो चुके थे और जो सीरियस रिस्पांस जो है और शदीद रिस्पांस जो है नए कमांडर्स ने इसराइल को दिया, शायद वो पुराने कमांडर्स भी ना देते। बात यह है कि जो एटमी टेक्नोलॉजी है और जो हमारा एटमी नॉलेज है वो सिर्फ इन तस्सीबात तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारे जो साइंसदान हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड्स में है। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, लिहाजा इस टेक्नोलॉजी को वो ख़त्म नहीं कर सकते।
वो ये हो सकता है कि कुछ सेंट्रीफ्यूजेस को वो नुकसान पहुंचाएं, कुछ तहसीसात हमारी तनसीबात जो है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका मैं बिल्कुल आइडिया नहीं है। और लेकिन ट्रंप साहब का दावा ये है कि हमने 100% ईरान की जो तनसीबात हैं उनको तबाह कर दिया है। जब अमेरिका की इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी कि ऐसा नहीं है, मुकम्मल तौर पे आप तबाह नहीं कर सके, तो उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के लोगों को इफाद कर दिया। एक्सीलेंसी, पाकिस्तान के कुछ कंसर्न्स रहे हैं कि BLA या बलोच इंसर्जेंट्स जो पाकिस्तानी इलाकों पर हमलावर होते हैं उनको ईरान की तरफ कहीं ना कहीं उनकी पनाहगाहें हैं, वहाँ ईरान और पाकिस्तान का ताउन चाहिए, उसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और जो मिलिट्री इदारे हैं उनके साथ हमारा ताउन जारी है। जो मसले मसाइल पाए जाते हैं वो बॉर्डर के साथ साथ हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इलाका है वो इंतहाई उसकी डिफ़िकल्ट ट्रेन है और पहाड़ी इलाका है, और वो उसको जो ये ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। और इन ग्रुप्स को जो सपोर्ट करने वाले हैं वो थर्ड कंट्रीज़ हैं, जिनकी कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी का अभी आप जिक्र कर रहे थे। यही इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसमें सेहूनी हुकूमत की इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल है, वो इन ग्रुप्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। देखिए, इसके साथ साथ इसराइल भी एक ऐसा मुल्क है कि जो कि इन ग्रुप्स को अपने मफाद के लिए यूज़ करता है। लिहाजा ईरान और पाकिस्तान को मिलजुल के अपने मुश्तरका मफादात के को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता अदवार की निस्बत इस वक्त दोनों मुल्क के मफादात बहुत नज़दीक हैं। और दूसरी बात यह है कि इनको असला, पैसा और मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ जो है हमारे दोनों ममालिक के जो दुश्मन ममालिक हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस हवाले से ममालिक की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी और के दरमियान बहुत अच्छा तावन जो है वो पाया जाता है, और इंशाल्लाह आइंदा भी ये तावन इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया।